एंट्रोपी का हमने देख लिया केमिकल रिएक्शन के लिए भी। अब हम देखते हैं एड्सॉर्प्शन के लिए। एड्सॉर्प्शन क्या होता है जानते हो? देखो स्पेलिंग देख लो क्या लिखा गया है। केमिस्ट्री में एक चैप्टर है जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री में ये टॉपिक के बारे में तुम पढ़ोगे, जिसमें क्या होता है, कोई मेटल होता है या कोई चीज होता है, वो अपने ऊपर, अपने सतह के ऊपर यानी सरफेस के ऊपर किसी भी चीज को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर कोई गैस, किसी भी गैस का मान लो एड्सॉर्प्शन हो रहा है, यानी उसको कोई मेटल अपने सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब कर रहा है, एड्सॉर्ब कर रहा है, तो उसका एंट्रोपी घट जाएगा या बढ़ जाएगा? सोच के बताओ उस गैस का। अरे घटेगा या बढ़ेगा? घट जाएगा। घट घट जाएगा जाएगा। भाई। मान लो पहले एयर में 100 पार्टिकल थे, अब वहां तुम वो मेटल लेके चले गए, 50 पार्टिकल ये अपने ऊपर एब्जॉर्ब करवा लिया, तो घट गया ना। तो एड्सॉर्प्शन की वजह हम्म। से क्या होता है, घटता है। गॉट इट? क्या होता है? घटता है। मैं ऐसे, चलो पहले मैं लिख देता हूँ। स्पेलिंग देख रहे हो ना, एड्सॉर्ब। ऐड क्यों सर? ऐब होता है ना। एब नहीं होता है, एब्जॉर्प्शन मतलब पूरा ही बल्क में अंदर तक ले लेना, ट्रांसफर मतलब एब्जॉर्ब कर लेना, अंदर में पूरा एब्जॉर्ब कर लेना। जो चीजें सिर्फ सरफेस पे होती है उसके लिए ये वर्ड यूज करते हैं। गॉट इट? जैसे कि हाँ। होली में रंग लगाते हो ना, तो रंग क्या होता है, एड्सॉर्ब होता है हमारे स्किन के ऊपर, बस। समझ में आया? अब रंग डालते हैं, लीवर वीवर सब सब रंग आ जाता है क्या, बताओ? कोई पेट पे रंग लगाया नहीं लीवर के, सब सब नहीं रंग। सर। ऐसा हुआ है कभी? अगर ऐसा होता है किसी के साथ, तो समझो वो एब्जॉर्प्शन कर रहा है रंग का, यानी एब्जॉर्ब कर लिया। पेट पे रंग डाले या दिल पे रंग डाले, पता चला उसका काला काला रंग लगा है, दिल काला काला हो गया उसका। पेट में लगा है तो लीवर, स्टमक, इंटेस्टाइन सब रंग आ गया। ऐसा नहीं होता। समझ में आया? ममता, हाँ समझ सर। में नहीं आया क्या? तो जो आया सरफेस आया। पे होता है, भाई होली खेलती हो ना, अगर कोई तुम्हारे गाल पे लाल कलर लगाता है, तो क्या दांत वात भी लाल हो जाता है क्या? हुआ है कभी ऐसा? हुआ है अगर ना हो सर, रहा है, मुंह में जाने के अगर हो बाद। रहा है तो तुम्हारे साथ ये हो रहा है फिर एब्जॉर्प्शन, और अगर नहीं हो रहा है तो तुम्हारे साथ ये हो रहा है एड्जॉर्प्शन। तो देख लो भाई। अब समझ में आया दोनों वर्ड का अर्थ? ममता अब समझ आया? हाँ सर। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा कोई मेटल है मान लो, और यहाँ कुछ पार्टिकल्स है गैस के, और इसने क्या किया, पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब कर लिया। एड्जॉर्प्शन बड़ा अच्छा फेनोमेना है। प्लैटिनम, पैलेडियम, ये सब जो कैटलिस्ट की तरह काम करता है ना, इसी इसी फेनोमेना के अकॉर्डिंग। ठीक है। ये गैस, ठीक है। तो आफ्टर एड्जॉर्प्शन क्या हो रहा है? नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल डिक्रीज कर रहा है। क्यों? यानी अगर मैं बात करूं, पहले एंट्रोपी ज्यादा था, बाद में कम हो गया। इनिशियल ज्यादा था, फाइनल कम हो गया। तो फाइनल माइनस इनिशियल यहां करेंगे तो डेल्टा एस क्या आ जाएगा? नेगेटिव आएगा। आएगा ना? हाँ सर। यस। लगता है ममता नहीं समझ पा रही है। इसके अलावा मैं तुम्हें बात, समझ इसके अलावा मैं सर। अगर बात करूं दोस्तों, क्रिस्टलाइजेशन, यानी जो सॉलिड बनाते हैं हम लोग, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर, पानी, पानी को फ्रिज कर देते हो, ठीक है। ये सब में क्या होता है, एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी, नेगेटिव पॉजिटिव, जल्दी बताओ ममता। नेगेटिव। वेरी गुड, नेगेटिव होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। अगर मैं बात करूं रस्टिंग का, है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन जिसे कोरोजन भी कहते हैं, उसमें क्या होता है एंट्रोपी? चलो नेगेटिव। इसको, इसको दूसरे पेज पे दिखाते हैं।
रस्टिंग ऑफ आयरन, या इसके लिए वर्ड यूज होता है कोरोजन। तो तुम्हें पता होगा कि ये अगर कोई लोहा है, ध्यान से देख लो, ये अगर कोई लोहा है, रस्टिंग होता है तो यहाँ रस्टिंग हुआ, तो ये जो रस्ट बना है ये पाउडरी हो जाता है, पाउडर जैसा होता है ना। क्यों? क्योंकि आयरन का बन जाता है यहाँ ऑक्साइड। क्या बन जाता है आयरन का? ऑक्साइड, Fe2O3 H2O, है ना। जितना मोल H2O बैलेंस करने के लिए, ठीक है, ये बनता है। तो अब मुझे बताओ, पहले आयरन प्योर था, अब हो गया इम्प्योर, तो एंट्रोपी पहले ज्यादा था या अब ज्यादा है? अब ज्यादा है। अब ज्यादा, तो फाइनल ज्यादा, इनिशियल कम, तो डेल्टा एस क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। होगा कि नहीं? फाइनल ज्यादा है, इनिशियल कम है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, ज्यादा माइनस कम, तो पॉजिटिव ही आएगा। अब बोलो, समझ आया ममता? नहीं सर, एक बड़ा रस्टिंग का फिर से रस्टिंग का फिर से देखो, मैं बोल रहा हूँ इनिशियल, इनिशियली वो क्या था? इनिशियली वो प्योर था एलिमेंट, है ना। और फाइनल क्या हो गया? फाइनल हो गया इम्प्योर। तो इम्प्योर का एस का वैल्यू ज्यादा होता है और प्योर का कम होता है, तो ज्यादा माइनस कम करोगे तो क्या होगा? पॉजिटिव ही आएगा ना। बोलो बोलो। अब ऑक्सीजन भी उसके साथ आ गया है, पानी का मॉलिक्यूल भी आ गया है, देखो ना ऊपर रस्ट में, दिखा ममता? दिखा। यस। इसके अलावा दोस्तों, एक काफी खतरनाक सा सवाल है, ये तुम लोग याद रख लोगे तो अच्छा है। तुम लोग ट्राई करना चाहोगे, जवाब देना चाहोगे? पूछेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ, या मैं ही बता दूं? जो बोलो। ट्राई करेंगे। ट्राई ट्राई करेंगे करोगे सर। तो करो। बॉइलिंग ऑफ एग, बताइए। इसमें डेल्टा एस पॉजिटिव पॉजिटिव। रहता है या नेगेटिव? पॉजिटिव। डेल्टा एस पॉजिटिव कैसे, बताओ। बॉइलिंग एग पहले, नहीं नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव। पहले एंट्रोपी ज्यादा या पहले एंट्रोपी कम? पहले इंट्रोपी ज्यादा, उसके बाद कम, बॉईल करने के बाद। ठीक है, तो तुम कहना चाहती हो कम में से ज्यादा माइनस करेंगे तो नेगेटिव आएगा। मृणाली ये सही बोल रही है ना? नहीं ये सही सर सर। बोल रही है ज्यादा ना? में से कम माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। माइनस आएगा सर। मतलब नेगेटिव आएगा ना। नेगेटिव ही आएगा सर। आप कंफ्यूज मत करो सर, नेगेटिव तो नेगेटिव। सर म, देखो, एक्चुअली इसका आंसर होता है पॉजिटिव, होना चाहिए नेगेटिव, है ना। सोच के कोई भी देखेगा तो बोलेगा सर ये तो नेगेटिव होगा ना, क्योंकि पहले लिक्विड फिर सॉलिड, है ना। हाँ कि ना? बोलो। हाँ। इसका रीजन देखो, क्या है रीजन? इसका रीजन है कि पहले प्रोटीन के बड़े बड़े चेन होते हैं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े चेन, जैसे ही गर्म करते हैं ना तो ये चेन टूट जाता है, ये चेन क्या होता है? टूटने लगता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अब क्या हो गए? बढ़ गए। मैं बोल रहा हूँ पहले पार्टिकल थे, पहले पार्टिकल कितने थे? मान लो पहले पार्टिकल थे 100, है ना। अब जैसे ही तुम गर्म किए वो सॉलिड तो हुआ, हम मानते हैं वो क्या हो गया? सॉलिड हो गया। लेकिन अब पार्टिकल 100 से सीधे हो गया 50,000 लोग। अब बताओ, तो इसीलिए क्या हो गया? डेल्टा एस पॉजिटिव क्या हो जाता है? पॉजिटिव। बोलो गॉट इट या नहीं गॉट इट? क्योंकि अब प्रोटीन टूट गए हैं, प्रोटीन क्या हो गया? टूट गया है। तो ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ प्रोटीन बॉन्ड। ममता सही है ना कहानी? हाँ सर, सही है। ठीक है, एक होता है अनस्ट्रेच्ड रबर, अनस्ट्रेच्ड, स्ट्रेच्ड क्या होता है? ये होता है स्पेलिंग, यही तो होता है ना, अनस्ट्रेच्ड।
रबर, और एक होता है स्ट्रेच्ड रबर। एंट्रोपी किसका ज्यादा होता है? तो अनस्ट्रेच्ड का, याद रखना, एंट्रोपी। इसलिए इसका भी डेल्टा एस क्या होता है? पॉजिटिव। चेंज क्या होता है? पॉजिटिव। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब पार्टिकल पहले अनस्ट्रेच्ड रहते हैं तो उसमें मूवमेंट का प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहता है, लेकिन जब खींच देते हो ना, जब खींच देते हो ना, तो उसमें तनाव की वजह से पार्टिकल इधर उधर ज्यादा मूव नहीं कर सकते। रबर में स्टैटिक हो जाते हो, स्टैटिक हो जाते हैं, रुक जाते हैं। अब और वो मूव इधर उधर नहीं कर सकते, अब टूटेगा ही वो। इसलिए समझ में आया? तो इसलिए डेल्टा एस क्या हो जाता है उसका? ज्यादा, इसका कम। बताइए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं था, ये थियोरेटिकल पार्ट था। आओ फॉर्मूला वाला बात करें, कर ले क्या? फॉर्मूला वाला बात करें। हाँ सर। अब फॉर्मूला जो हम बता रहे हैं इसको आप घोल के पी जाओगे तो काफी अच्छा रहेगा। बस एक फॉर्मूला, बस एक फॉर्मूला। क्या हम एंट्रोपी कैलकुलेट कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं, हम एंट्रोपी को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो फिर किसको कैलकुलेट कर सकते हैं बताओ? चेंज इन एंट्रोपी। दैट्स राइट, हम एंट्रोपी के चेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। और इसका फॉर्मूला होता है डीएस। अभी मैं डिराइव नहीं कर रहा, इसका फॉर्मूला होता है डीएस इज इक्वल्स टू हीट ट्रांसफर इन रिवर्सिबल रिएक्शन। देखो मैंने क्या लिखा है, रिवर्सिबल लिखा है, इरिवर्सिबल नहीं लिखा है। अपॉन टेम्परेचर। ये अगर फॉर्मूला तुमने याद रख लिया तो तुम एंट्रोपी में कभी नहीं फंसोगे, एक ही से पूरा काम चल जाएगा, बस एक से। बताओ कोई दिक्कत? नो। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे कभी भी इरिवर्सिबल मत डाल देना, क्योंकि ये फॉर्मूला इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल है ही नहीं। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये एप्लीकेबल है ही नहीं। चाहो तो मैं लिख दूं क्या? बोलो, मैं लिख दूं? ये लिख लो। यहाँ पे क्यू रिवर्सिबल का मतलब क्या है लिख ही देते हैं, है ना। क्या पता तुम लोगों को पता भी ना हो। टी मतलब क्या होता है बता दे रुनाली? सर टेम्परेचर इतना तो आता है ना। अच्छा, इतना पता था। हम सोचे अब लिख रहे हैं तो वो भी क्यों छोड़े, उसको भी निपटाओ। हम्म। आओ, ये फॉर्मूला जब पता चल गया तो क्यों ना हम अलग अलग प्रोसेस के लिए एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट करें। जैसे एडियाबैटिक के लिए, साइक्लिक प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। करें क्या? आइसोबैरिक, इस सब के लिए करते हैं। करें हाँ सर। करें, आओ करते हैं। करें क्या? मृणाली तुम कुछ बोल नहीं पा रही हो। सर, करिए ना। आओ फिर, देखो पहले एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। लो भैया, एडियाबैटिक प्रोसेस, मुझे ये बताना एडियाबैटिक प्रोसेस कहते किसको है, पहले तो ये बताओ। ज, मतलब हीट ट्रांसफर जिसका नहीं होती है। क्यू जीरो हो जाए, यही कहना चाहती हो क्या? हम्म। तो चाहे रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो भैया, सबके लिए जीरो हो जाएगा, है ना। तो क्यू ही हम्म। जब जीरो है तो डीएस क्या हो जाएगा? चेंज इन एंट्रोपी, ये भी जीरो। जीरो। क्योंकि हम जानते हैं डीएस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। तो एडियाबैटिक खत्म हो गया। आओ साइक्लिक प्रोसेस के लिए देख ले। इसको हटाओ, यहीं पे अब दूसरा चिपकाते हैं। साइक्लिक के लिए देखें, दूसरा। हाँ।
ममता समझ में आया क्या? हाँ सर। वेरी गुड, यू आर अ गुड गर्ल। ठीक है, कभी कभी मान लो एक प्रोसेस है साइक्लिक, जो ए से बी गया, बी से सी आया, और सी से फिर वापस ए पे आ गया। साइकिल इसी को कहते हैं ना, देखो साइकिल वर्ड है, साइक्लिक प्रोसेस। तो तुम मुझे हाँ बताओ सर। इसमें डीएस का वैल्यू क्या होगा? तुम बोलोगे सर इसमें अगर साइकिल चल गया, तुम बोलोगे सर अगर साइकिल चल के ए से वापस ए पे ही आ गया, भले वो पूरा दुनिया घूम के आए हो, बी सी कुछ भी घूम के आए हो, तो उसका डीएस यानी चेंज इन एंट्रोपी 0 होगा। हम बोलेंगे क्यों भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम लोग? तो तुम बोलोगे ऐसा इसलिए क्योंकि एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। क्या कहते हो योगेश, सही बात है ना? एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन, वो बस फाइनल और इनिशियल पे डिपेंड करता है, स्टेट फंक्शन। पहला क्या था? पहले भी ए ही था, इनिशियल भी क्या था? ए था, और पहुंच गया वापस ए पे ही, तो ए माइनस ए क्या हो जाएगा? 0 ही होगा ना। जो डीएस क्या है? 0। हाँ, क्या मृणाली कुछ गलत बोल दिया क्या? नहीं सर, ठीक है, सही अगर ही गलत बोले। नहीं बोले हैं तो आगे आओ फिर। अब हम देखेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, देखें क्या? यस। आ जाओ भाई। ये फॉर्मूला तुम लोग खुद भी बना सकते हो, अब तुमको खुद भी लग रहा होगा किस चक्कर में फंस गए, खुद ही बैठ के बना लेते इससे अच्छा। ममता, आइसोथर्मल प्रोसेस किसे कहते हैं? बताओ भाई। जिसमें हीट और एनर्जी नहीं नहीं जिसमें टी रुको दो। कांस्टेंट होता है भाई, और dt क्या होता है? 0। dt क्या होता है? 0। और जब t ही कांस्टेंट हो गया तो du क्या हो जाएगा? 0। उसका क्यों में नहीं मृणाली, देखा। मैं गलत लिख रहा हूँ क्या? नहीं सर। और अगर du 0 है तो हम जानते हैं du बराबर क्या होता है? अरे यार प्लस बार बार क्यों लिख देते हैं? du बराबर क्या होता है? q प्लस w, तो q यहाँ डब्ल्यू। पे क्या हो जाएगा? w के बराबर। और q यानी रिवर्सिबल। यहाँ मैं सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए बात कर रहा हूँ, मैंने पहले ही बोला था अभी जो भी चल रहा है रिवर्सिबल के लिए चल रहा है, इरिवर्सिबल के लिए नहीं चल रहा। हम जानते हैं W का वैल्यू क्या होता है? Q रिवर्सिबल यानी माइनस W रिवर्सिबल। क्या हो जाएगा? Q रिवर्सिबल इज इक्वल्स टू -2.303। NRT थ्री। लिखना है तो लिखो, नहीं तो PI VI भी लिख सकते हो, ठीक है। हाँ। लॉग। हाँ, लॉग VI अपॉन, क्या वी लिख एफ। सकते हैं? VI अपॉन, सॉरी VF अपॉन VI होता है ना। पी आई अपॉन पी एफ होता है ना बस, बाकी। PI अपॉन PF, हाँ बाकी VF अपॉन VI ही होता है, ठीक है, सही है। तो ये क्यू रिवर्सिबल है, ये क्या है? क्यू रिवर्सिबल। लेकिन डीएस क्यू रिवर्सिबल थोड़ी होता है, हमको तो डीएस पता करना है। तो डीएस बराबर क्या होता है दोस्त? डीएस बराबर होता है क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। तो कर देते हैं, पता करो आओ। क्यू रिवर्सिबल का वैल्यू यही वाला पुट करते हैं ना, एक ही है ना। बहुत सारा फॉर्मूला है तुम जानते हो, बट हम वो डालना नहीं चाहते, है ना। तुम जानती हो ना भाई, तुम लोग जानते हो हाँ। ना। हाँ सर। लेकिन बोलने में क्या हो रहा है? तकलीफ हो रहा मेरे है तो क्या? बोलते हैं सर। देखो ये वाला फॉर्मूला डाल दिया, हम्म। अपॉन टी। क्या टी से टी को मार सकते हैं क्या? हाँ सर। तो डीएस का फॉर्मूला देखो क्या आ गया, -2.303 NR, टी चला गया, लॉग PI अपॉन, याद रख लेना ये फॉर्मूला। बस टेम्परेचर गायब हो जाता है, याद रखना। बस किसको गायब कर देना है? टेम्परेचर को, ठीक है। तो ये था आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। अब आओ भाई, आइसोकोरिक प्रोसेस भी देख ही ले, रुनाली हाँ देख ही सर। लेते हैं ना, उसको भी देख ही लेते हैं, आओ। हम्म। ममता कुछ बोल नहीं पा रही है, लगता है डर गई है वो फॉर्मूला सब देख देख के। आवाज कट हाँ, गई वो। इतने बड़े बड़े फॉर्मूले। लेकिन ये फॉर्मूले
जो डेली क्लास में आते हैं उनको रटा चुका है। अभी हम मृणाली से और योगेश दादा से पूछेंगे ना, तो ये फॉर्मूला से ही रिलेटेड 4 फॉर्मूला वो बताएंगे। पीआई वीआई भी, पीएफ वीएफ भी बताएंगे। एनआरटी की जगह पे, इस एनआरटी की जगह पीआई वीआई, पीएफ वीएफ, पीआई अपॉन पीएफ की जगह वीएफ अपॉन वीआई भी। तुम भी डेली मैं आया भी करो। करूँ। मुझे पता है तुम एग्जाम की वजह से तुम्हारा छूटा था, मैं जान रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, सारी बातें समझ रहा हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं कल तक कर लूंगी सर, देखो आप। नहीं नहीं, वो मैं समझ रहा हूँ, वो समझ रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे एक बात बताओ, आइसोकोरिक प्रोसेस, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, क्यू रिवर्सिबल यानी हीट ट्रांसफर रिवर्सिबल एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आइसोकोरिक प्रोसेस को हाँ वॉल्यूम सर। कांस्टेंट करके हीट ट्रांसफर करवा देते हैं, कोई दिक्कत है? बोलो कि नहीं, कोई नहीं। दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज है कि हीट ट्रांसफर या हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको हम क्या कहते थे, बताना जरा। डीयू कहते थे, भूल गए सब कुछ? नहीं अरे नहीं। भाई डीयू तो कहते थे, क्यूबी इज इक्वल्स टू क्या था, डीयू ही कहते डीयू। थे। ये क्यूपी नहीं इज है इक्वल्स टू ऐसे। डीएच था, क्यूपी इज इक्वल्स टू डीएच था। तो क्या हमें हम्म। यहाँ पे हम एक चीज जानते हैं, डीएस इज इक्वल्स टू क्यूबी अपॉन डी टी। क्यूबी यहाँ पे क्या लिखे हैं, सॉरी डी टी क्यों लिखे, टी लिखेंगे ना, एक मिनट। क्यूबी मतलब क्यू रिवर्सिबल वाला, ये वाला लिख रहे हैं, क्यू रिवर्सिबल एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि क्या है ये, आइसोकोरिक प्रोसेस है। क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो ये लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, मुझे बताओ। ये सर। अपॉन टी, तुम बोलोगे हाँ ठीक है। अब इसको हम क्या करना चाहेंगे, हम इंटीग्रेट करना चाहेंगे। हम क्या करना चाहेंगे, इंटीग्रेट, ठीक है। क्यों, हम्म। क्योंकि इंटरनल एनर्जी पहले कुछ रहा होगा, बाद में कुछ रहा होगा। क्यों, अभी देखो। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं मृणाली, डी एस इज इक्वल्स टू डी यू अपॉन डी टी, मतलब टी। बोलो योगेश हम्म। दादा, सही है ना, क्योंकि क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल्स टू डी यू है, तो इसकी जगह मैं डी यू भी लिख सकता हूँ, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब इसको कर दो इंटीग्रेट, तो इसको कर दो इंटीग्रेट। जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो आएगा एलन वाला। कौन सा आएगा, एलन वाला। देखो कैसे, सबसे पहले हम डीएस की जगह डीएस ही रहने देते हैं, और मैं क्या करता हूं, यू की जगह ऐसे लिख देता हूं, देखो, डी यू की जगह मैं लिख देता हूं एन सी वी डी टी टीटी अपॉन हाँ। टी। इसीलिए इंटीग्रेट कर दिया ताकि डी टी हट जाए, है ना, इधर डीएस इधर डी टी, सब हट जाएगा, डी टी अपॉन टी, सब हटेगा। तो अब हटेगा तो इसको ऐसे लिखो फिर भाई, फिर डीएस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एल एन सी वी, एल एन सी वी लॉग, क्या हो जाएगा, टी है, तो टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल, टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल। अब इसी को चेंज कर दो, लॉग नेचुरल लॉग है ना, इसको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 2.303। एन सी भी नहीं है, सी। सीधा सी भी है ना, हाँ। अरे एन तो हम्म। छूट ही गया, एल एन की जगह एक एन भी आएगा एक्स्ट्रा, देखो, एल एन तो ये है, एन सी वी, ठीक है, एन सी वी लॉग बेस 10 टी एफ, टेम्परेचर फाइनल अपॉन टेम्परेचर इनिशियल, ये हो गया फॉर्मूला। इजी था, ये तो इजी है, ये वाला हो गया फॉर्मूला। हाँ सर। जब ऐसा कुछ कंडीशन आ जाए ना, डी टी अपॉन टी वाला, तो नेचुरल लॉग ले लेते हैं, लॉग के फॉर्म में कैलकुलेट करने। तो ये हो गया। आओ एक और कर लेते हैं जल्दी से, आइसोकोरिक के बाद कौन सा कर लें, बताओ कौन सा कर ले, कौन सा बचा, आइसोकोरिक हो गया, आइसोथर्मल, आइसोबारिक। आइसोबैरिक प्रोसेस कर लेते हैं। ये आया योगेश, समझ में आया? कुछ नहीं किया, डीयू की जगह हम बस एनसीवीडीटी डाल दिया, हो गया, और इंटीग्रेट कर दिया, करता हूं। आओ जल्दी से एक और कर ले, 8 मिनट ही है। आइसोबैरिक प्रोसेस कैसा होता है ममता? आइसोबारिक प्रोसेस हम्म जिसमें हम्म और एक बार पीछे का। क्या पीछे करें?
बताओ बताओ ममता बोलो। सर आइसोबैरिक प्रोसेस मतलब इधर du इज इक्वल टू हीट q प्लस है वर्क dx। क्या क्या? हाँ, क्या हो रहा है इसको सर आज? देखो बार जो सर होता है ये ना वो, अलग ही नशे में है। बार जो होता है ना ममता, वो प्रेशर का यूनिट है। तो आइसो मतलब सेम, बार मतलब प्रेशर। जब प्रेशर सेम रह जाए ममता, ऐसे मत करो, अदरवाइज आई विल सर वो हैव हो गया, टू, वो रह गया है ना। अदरवाइज आई विल हैव टू ब्रेक योर बोन्स। तो मुझे ये बताओ, वो रह हीट ट्रांसफर, इधर देखो ध्यान से देखो, मैनी पीसेस। इधर देखो, क्यू रिवर्सिबल मैं लिख रहा हूं एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको क्या मैं डीएच नहीं लिख सकता? भाई लिख इसको सकते डीएच हो। में नहीं लिख सकता क्या? जब क्यूवी को मैं डी यू लिख सकता हूं, तो क्यूपी को मैं डीएच नहीं लिख सकता क्या? लिखना ही पड़ेगा। क्यों क्या कहती हो मृणाली? और डीएस बराबर हाँ हम जानते हैं क्यू रिवर्सिबल होता है। लेकिन ये क्या है प्रोसेस आइसोबैरिक, तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया अपॉन टी। तो क्या मैं डीएस इज इक्वल्स टू डी एच अपॉन टी नहीं लिख सकता क्या? तुम बोलोगे हाँ लिखना ही पड़ेगा। अब अगर लिखना पड़ेगा तो फिर इसके आगे का प्रोसेस देखो। मैं डीएस की जगह तो डीएस ही लिखूंगा, बट मैं डीएच की जगह लिखूंगा एन सीपी डी टी अपॉन टी। तुम बोलोगे हाँ। अब कर देते हैं इंटीग्रेट। लो, अब इंटीग्रेट करेंगे तो फिर ये डीएस का डीएस इधर हटाओ, ये आएगा एल एन एन सीपी लॉग, एक सेकंड, लॉग टी फाइनल, टेम्परेचर फाइनल अपॉन टेम्परेचर इनिशियल। अब इसको कौन सा में डालना है? लॉग बेस 10 में। तो ds इज इक्वल्स टू 2.303 n cp लॉग बेस 10 tf माइनस टी आई। ये कुछ नहीं लिखा है ना 2.303 वाले में, तो लॉग बेस 10 है, याद रखना। बार बार बेस 10 कौन लिखा? कोई दिक्कत? वही फॉर्मूला आ गया घिसा पिटा। वहां सीवी था, यहाँ सीपी है। वहां सीवी था और यहाँ सीपी है। इजी? बताओ या बहुत इजी? बताइए, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं फेज चेंज प्रोसेस। फेज चेंज प्रोसेस, उसके बारे में भी देख लें। बोलो, हम्म। आओ एक आओ फेज चेंज प्रोसेस। कौन सा नंबर होगा? 6। हाँ सर। फेज चेंज प्रोसेस, ठीक है। तो मान लो पहला कोई फेज था फेज 1 जिसको कह रहे हैं, और दूसरा है फेज 2। लेकिन हम पढ़ किसके लिए रहे हैं? तुम बोलोगे सर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए पढ़ रहे हैं, जो इधर भी जाएगा और एक इधर भी जाएगा। क्या कहती हो? ठीक है, हाँ सर। बहुत अच्छी बात। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम प्रोसेस चल रहा है, रिवर्सिबल प्रोसेस चल रहा है। बताइए, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे है रिवर्सिबल प्रोसेस या इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम प्रोसेस या रिवर्सिबल प्रोसेस। इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें हम देखते हैं डेल्टा एच प्रोसेस का। क्या देखते हैं? डेल्टा एच देखते हैं प्रोसेस। मैं लिख देता हूँ, डेल्टा एच देखते हैं, या डी एच, या जो भी लिखना है लिख लो। तुम जानते हो बात बराबर है डी एच प्रोसेस का। तुम बोलोगे नहीं समझ में आया, हम बोलेंगे अभी समझाते हैं। ठीक है, मान लो हम बात कर रहे हैं वेपराइजेशन का। मान लो मैं किसका बात कर रहा हूँ? वेपराइजेशन का। इसी के अंदर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, वेपराइजेशन। तुम बोलोगे ठीक है, वेपराइजेशन। वेपराइजेशन में क्या होगा? मान लेते हैं वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। लिक्विड से क्या बन रहा? वेपर, और वेपर से क्या बन रहा? लिक्विड, ऐसा कुछ। ठीक है, लिक्विड से वेपर और वेपर से लिक्विड। कोई दिक्कत है? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें कुछ हीट तो इन्वॉल्व होगा ना भाई, इस पूरे प्रोसेस में कुछ ना कुछ तो हीट इन्वॉल्व रहा होगा। हाँ, तो वो क्यू रिवर्सिबल
एट कांस्टेंट प्रेशर, ये बराबर हो जाएगा डेल्टा एच के। बस यही मैं बता रहा था। यानी तुमको जब भी ऐसा कुछ बोल देना तो तुम क्या कैलकुलेट करो, डेल्टा एच। क्या करो, डेल्टा एच। और डेल्टा एच जैसे ही पता चल गया तुमको, भाई डेल्टा एच जैसे ही तुमको पता चल गया तो डीएस नहीं निकाल दोगे क्या? बताओ, अब तो डीएस निकाल सकते हो ना। अब डीएस का फॉर्मूला यहाँ लिख देते। अब डीएस बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एच अपॉन स्पेसिफिक टेम्परेचर जिस पे वो हो रहा है। हमेशा क्या कैलकुलेट करोगे ऊपर में, क्यू आरवी मत, आरईवी मत कैलकुलेट करना, डेल्टा एच कैलकुलेट करना। ये मैं बोल रहा था। बोलो समझ आया? हाँ सर। अरे, तो जो भी केमिकल तुमको रिएक्शन देगा ना, रिवर्सिबल रिएक्शन, उसमें क्या कैलकुलेट करो, आप कैलकुलेट कर लो डेल्टा एच, है ना। डेल्टा एच कैलकुलेट कर लो और हो गया। उसको तुम टेम्परेचर से कर दो डिवाइड, मिल गया तुमको। क्या मिल गया, एंट्रोपी चेंज। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आओ।